इसको करिए, ऑडियंस ज्यादा है नहीं इसलिए मैं रुकी हुई थी। इसको करिए, काम लेट हो जाएगा ना। ठीक ठीक, ओके। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 340वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज के हमारे स्पीकर किसी कारण से उनको फूड पॉइजनिंग हो गया, तो आज वो एब्सेंस है। उनके एब्सेंस में आज हमारे स्पीकर जो हमारे साथ पर डे रहते हैं, हमारे ये गर्व की बात है कि आज हमारे स्पीकर के बिहाफ में आज हमारे गुरुजी डॉक्टर M.K. साहनी सर ही आज हम लोग उनसे ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। सर आज माइंड पे हमारे बीच कुछ नया समझाने के लिए आ रहे हैं, तो आइए सुने हम लोग सानी सर को ही सुने। सो वेलकम टू यू सर ऑन IFPS प्लेटफॉर्म। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दीपमाला जी। कभी कभी मौका मिल जाता है अचानक। वैसे भी मैं भी थोड़ा सा आज मेंटली स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा था, लेकिन चलिए, मुझे तो पढ़ाना अच्छा भी लगता है। जान कभी कभी मौका भी मिल जाता है तो इसको चूकना नहीं। तो मैं अभी बैठा था और यही चर्चा चल रहा था कि रुद्राक्षी जी को फूड पॉइजनिंग हो गया है, नहीं आ पाएंगी, क्या करना चाहिए। तो मैंने पूछा कि मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। तो लोगों ने बताया कि आप सर माइंड पर ही कुछ बता दीजिए। मैं कहा कि चलो, माइंड तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बड़ा जंगल है माइंड, है ना। इससे बड़ा जंगल दुनिया में और कोई नहीं होता है। तो मैं सोचा कि माइंड का तो बहुत बड़ा फैकल्टी है, छोटा सा फैकल्टी बहुत उससे बड़ा फैकल्टी है कब करता हूँ। तो मैं आज आपको थोड़ा सा इमोशंस के विषय में बताने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। मेरा PPT अपलोड हो गया? यस यस सर। तो आज आइए हम लोग माइंड के को दर्शन करें। साथियों, आप सब लोगों ने एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण गाना, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग को सुना होगा, और वह सॉन्ग है दिल है कि मानता नहीं, है ना। तो सभी कोई के पास में दिल है कि नहीं है? सभी के पास में दिल है और सभी के पास में दिमाग भी है। लेकिन अक्सर हम बहुत पढ़े लिखे होने के बाद, दिमाग होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें कर बैठते हैं जिस पर कि हमारा दिमाग का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये मन का भावना, हिंदी में इमोशंस को कहते हैं मन की भावना। और इमोशंस का जो पर्पस है, ये आपको यह याद दिलाता है कि आप इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर हैं। ये कॉन्शसनेस है, और कॉन्शसनेस का आपके जन्म का, आपके जागृत होने का, आपके जागरूक रहने का एक प्रतिबिंब के रूप में आपके भावना उत्पन्न होते हैं। जब आप समाज में रहते हैं, आपके चारों बगल कुछ लोग रहते हैं, तो उस समय आपको किसी न किसी चीज से संपर्क करना पड़ता है। और संपर्क आपके पास में, आप चाहते हो तभी होना पड़ता है, नहीं चाहते हो तभी होना पड़ता है, लेकिन पास में तो को रहना पड़ता है। इसलिए हमारा जो अस्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस जो है, एक हम लोग जहाँ हम लोग रहते हैं, अस्तित्व किसी एक वातावरण में है, और वातावरण के साथ में हमें एक संवाद करना पड़ता है, हमें बातें करनी होती है, और वातावरण के साथ में हमें जीना पड़ता है। उसको जीने के लिए आपके पास में जो फैकल्टी दिया गया है, आपके पास में जो दिया गया है, वह इसको हम लोग इमोशंस के रूप में जानते हैं। तो इमोशंस कहते हैं प्रतिक्रिया, मन की प्रतिक्रिया, दिल की प्रतिक्रिया, जो कि
आपके अंदर में एक अलग भावना होगा, ये बड़ा गुस्सा आएगा। ये सारी चीजें जो है तो आपके प्रतिक्रिया में आता है, आपके दिल पर जब पड़ता है, जब आपके भावना पर पड़ता है तो ये आता है। तो इमोशंस, इमोशंस भी कहते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर और हमारे अंदर में तीन चीज है जिस पर कि हमारा कंट्रोल नहीं है। कौन सा? एक है हमारा इमोशंस, पहला जो है हमारा बर्थ, हमारे जीवन। आप जीवित होते हैं, सजीव होते हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप आओगे नहीं आओगे, आपको आना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं आना है तो आपको नहीं आना, आप चाहोगे तो भी नहीं आ पाओगे, यहाँ तो कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी माता जी चाहेंगे कि मेरा बच्चा हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, लेकिन नहीं बच्चा होता है, ठीक है। और आप अगर चाहने के बाद बच्चे हो भी जाते हैं तो आप जल्दी चले जाते हैं। ये एक बर्थ है, बर्थ पर और डेथ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा चीज है हमारा भावना, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कहते हैं जीवन, मृत्यु और भावना, इस तीनों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम जीवित होते हैं, हम लोग मर जाते हैं, और हमारे पूरे जिंदगी भर हम इस जीवन और मरण के बीच में जो भाव को झेलते हैं, जो हम संपर्क होता है, जो हमारे चेतना के कारण जो हमारा लोगों के साथ में संबंध बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, उस सभी के पीछे में जो महत्वपूर्ण बात है वह है आपका चेतना और वह आपका इमोशन, ठीक है ना। कहते हैं इंटेलेक्ट में भी कंफ्यूज, आपका बुद्धि में कभी कभी ये होता है कि अच्छा है नहीं है, ये खराब है। किसी चीज को देखिएगा ना तो आपको भ्रम पैदा होता है, अरे सर ये अच्छा है खराब है। लेकिन इमोशंस इमोशंस कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। क्यों? कहाँ क्या आवाज है कि आपके भीतर का, अंतरात्मा की आवाज का रिप्रेजेंटेटिव आपका इमोशंस होता है। पढ़ी हुई बातें को झुटलाया जा सकता है। आप जो पढ़ाया हुआ ज्ञान, नॉलेज, हो सकता है कि आपने गलत पढ़ लिया होगा और किसी ने बाद में बताया तो वह आपका बात गलत होता है। लेकिन दिल में जो उदय होता है भावना, वह आपको उसको झुटला नहीं सकते, क्योंकि वह अपनी है, कोई किसी का उस पर कंट्रोल नहीं है। ये भावना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है, ठीक है ना। और आप जानते हो कि हमारे साथ में तीन महत्वपूर्ण माइंड जो बना है वह आपको इमोशन से बना है। इमोशंस मतलब आपके भावना, आपका बुद्धि, और इस दोनों का प्रतिफल, इमोशंस का और बुद्धि का, आपके अंदर में दोनों फैकल्टी है। जब जन्म लेते हो तो जन्म के साथ में आपका भावना होता है, और जन्म लेने के बाद में आपके अंदर में बुद्धि का विकास होता है, और उस बुद्धि के विकास में के साथ में आपकी इच्छाएं पैदा होती है। तो इमोशंस, इंटेलेक्ट एंड विल्स, ये तीन है ना। इमोशंस प्राइमरी है, मूल है, जिसके साथ में आप पैदा होते हैं। तो किसी भी रोगी में आप देखोगे तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात होता है वह इमोशंस को देखना। लोग कहते हैं कि इमोशंस का रोगी से क्वेश्चंस क्या पूछे मेंटल, तो क्वेश्चन पूछने का जरूरत ही नहीं है, सवाल करने का जरूरत नहीं। आप बैठे बैठे उसके इमोशंस को आकलन कर सकते हैं, उसकी बुद्धिकता का आकलन कर सकते हैं, वह कितना पढ़ा लिखा है, उसके बताने का तरीका, और उसकी इच्छाएं को जान सकते हैं। ये तीन चीज को हम लोगों को, रोगी को देखते समय में हम लोगों को समझना आवश्यक होता है। ह्यूमन बॉडी एक्ट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमन बॉडी क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है टू द कमांड ऑफ द माइंड, है ना। ह्यूमन बॉडी जो है, बॉडी हमारा शरीर जो है कैसे काम करता है, उसका लिए उसका गाइड कौन है और माइंड का गाइड कौन है। तो हमारा तीन स्तर पर हमारा जीवन है। एक तो हमारा प्राथमिक स्तर है जिसको कि हम लोग वाइटल फोर्स का कहते हैं, यानी कि आत्मा कहते हैं। और आत्मा का प्रतिनिधि कौन है? आत्मा का प्रतिनिधि कौन है? आत्मा का प्रतिनिधि माइंड है। और माइंड का प्रतिनिधि कौन है? शरीर है। माइंड कहाँ काम करेगा? तो आपके शरीर को लेकर के ही करेगा, उसको साथ में लेकर के चलेगा। तो आत्मा की आवाज सुनने वाली बात, आत्मा से आवाज होने वाली बात जो आता है, वह सीधा आत्मा की आवाज होती है, वह आपके इमोशंस के रूप में होता है। कहते हैं कि आत्मा आपके शरीर का मास्टर है। आप आत्मा हो, आपके अंदर में अंतरात्मा है, वही आप हो। और आपकी आवाज के आप प्रतिनिधि के लिए, आपके प्रतिनिधि के रूप में, आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपका माइंड है। और माइंड को संचालित करने के लिए क्या है?
प्राइम मिनिस्टर के पास में क्या है, प्राइम मिनिस्टर के पास में पूरा कैबिनेट है। कैबिनेट मतलब उसका एक पूरा कई एक मिनिस्ट्री है या तो वही शरीर है। शरीर में क्या है, शरीर में कई एक ऑर्गन्स बने हुए हैं जो सारे चीज जो है सो दिशा निर्देश पर काम करता है। किसके दिशा निर्देश पर? मन के दिशा निर्देश पर। और मन किसके डायरेक्शन पर काम करता है? अपनी आत्मा के ऊपर। लेकिन जब आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो आप थोड़ा सा आत्मा से अलग होते हो, क्योंकि बाहरी प्रभाव आपके जीवन में आता है। उस बाहरी प्रभाव के बीच में अगर वह आपके अनुकूल होता है, मन के मुताबिक होता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मन की भावना के अलग विपरीत होता है ना, विपरीत होता है। मान लो कोई बच्चा है, वह पढ़ना चाहता था, उसके मन की भावना थी कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, है ना, मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। पिताजी चाहते हैं कि नहीं नहीं, एक्टर बनने से तुमको कोई लाभ नहीं है, तुम नहीं बन पाओगे, सफल नहीं हो जाओगे, तुमको तो इंजीनियर बनना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंटेलेक्ट उस पर दबाव हो रहा है, उसकी भावना दब रही है, और दबने के कारण उसके अंदर में जो एक कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर में विरोध क्रिएट हो रहा है, वह आपको प्रॉब्लम्स का सिचुएशन शुरुआत करने का बन जाता है। तो आत्मा, मन और शरीर, ये तीनों जो है सो हमारे एक पूरा बनावट का स्ट्रक्चर है। सो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। वाइटल प्रिंसिपल इज द सब्जेक्ट, पार्टनर टू द ह्यूमन माइंड। कहते हैं कि वाइटल प्रिंसिपल क्या है? वाइटल प्रिंसिपल हम लोग अपने होम्योपैथी की भाषा में वाइटल प्रिंसिपल की बात करते हैं, लेकिन अन्य पद्धतियों में, अन्य धर्म में या फिलोसॉफी में इसे हम लोग कैसे देखते हैं? हम लोग इसको सोल के रूप में देखते हैं, आत्मा के रूप में देखते हैं, रूह के रूप में देखते हैं। रूह भी आपने सुना, रूह वर्ड भी आता है, रूह की बात करते हैं, और अब सोल की बात करते हैं, और एक विशेष की बात करते हैं। तो कहते हैं कि ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं, वह ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं, उसके पार्टनर के रूप में फिर इंटेलेक्ट बनता है, और इंटेलेक्ट के साथ में आपके अंदर में इच्छाएं होती है। इच्छाएं क्या होता है? दो तरह की इच्छा हो जाएंगे। एक दिल से लिखी हुई बात है ना, दिल से, अरे सर हमको मीठा खाने का तो ख्वाहिश होता है, मीठा के बिना मैं नहीं रह सकता हूं सर। ये आपका जो है सो इमोशनल डिजायर, इमोशन से रिलेटेड डिजायर। लेकिन अब आपका दिल कहता है कि मीठा खाना चाहिए, मन कहता है मीठा खाओगे तो तुमको तो डायबिटीज हो जाएगा, मीठा खाओगे तो तुमको डायबिटीज हो जाएगा, तो डायबिटीज से बचने का उपाय करना पड़े के लिए आप मीठा नहीं खाएंगे। तो मन की बात मान रहे हो करके आप मीठा नहीं खाते हो, कब आप अपनी आत्मा को दबा, अपने भावना को दबा रहे हो। तो हम खुद भी अपनी भावनाओं को दबाते हैं, हम खुद भी दबाते हैं, दूसरे लोग भी दबाते हैं। भावना एक हमेशा एक पेंडुलम की तरह चलता है। हम खुद दबाने का कोशिश करते हैं, दूसरे लोग हमारे साथ में दबाने का कोशिश करते हैं। इसलिए भावना जो है तो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट ऑफ द लाइफ होता है। आपके जीवन का सबसे बड़ा सेंसिटिव पार्ट जो है तो क्या है? भावना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इमोशंस आर द रैपिड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या है? बहुत तेजी से चलता, जरा सा कुछ हुआ, इसका डायरेक्ट संबंध सेंसिटिविटी से है। इमोशंस का डायरेक्ट संबंध सेंसिटिविटी से है, और आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है, आपको सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, हो जाते हैं। तो सेंसिटिवनेस कहते हैं कि इतनी, इसको कहते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, इतना तीव्र है कि आपके कहते हैं कि मन की गति, दिल की गति, दो तरह के गति हमारे अंदर में होता है, एक तो मन की गति होता है, एक तो दिल की गति होती है। दिल की गति मन की गति से ज्यादा तेज होता है ना। और आपका प्रकाश की रोशनी का गति होता है, आवाज का गति होता है, हर एक चीज का गति होता है। लेकिन सभी गतियों में, सभी मोशन में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मोशन, सबसे ज्यादा गतिशीलता किसमें है? गतिशीलता आपको इमोशंस में है। और उसके बाद में आता है आपका मन का आता है, और उसके बाद में आपका शरीर का आता है। आप शरीर से दौड़ने की स्पीड कितनी होगी? आप 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। मन क्या चाहता है? मन चाहता है तेरे 1 किलोमीटर तो तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं बनेगा, थोड़ा सा 2 किलोमीटर का। दिल क्या कहता है?
नहीं मुझे तो बहुत जिंदगी भर दौड़ना है, लेकिन अब दौड़ ये तो इसलिए क्या होता है, तीनों का टकरार चलता रहता है और तीनों के टकरार में हमारे शरीर में अंदर होता रहता है। तो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द बर्थ, बैटल, डेथ, सेडक्शन थ्रू आउट द रिवॉल्यूशन, हमेशा ये चलता रहा। सभ्यता के प्रारंभ काल से, सभ्यता के प्रारंभिक काल से आपका जीवन मरण का चलता रहा, आपका लड़ाई चलता रहा, संघर्ष होता रहा, और जिंदगी को कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है संघर्ष ही एक जिंदगी होता है ना। और सभी के साथ में एडजस्ट करने के लिए आपको एक कॉग्निटिव इंटरवेंशन चाहिए एडजस्ट करने के लिए, और उसके लिए आपको जो जन्म मृत्यु, संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, और सभी के साथ में आप अपने आप को संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है इमोशंस। इमोशंस अगर आपका कंट्रोल में रहा, इमोशंस आपका नॉर्मल वे में रहा, तो आपको प्रॉब्लम कम होगा। अगर इमोशंस कंट्रोल नहीं, भावना के बहाव में अगर आप बह जाते हैं, आप देखते हो ना इग्निशिया में कहता है किसी का डेथ होता है तो लगता है कि अब उसका जिंदगी ही समाप्त हो गया, है ना। लेकिन अगर नक्ष भूमिका का किसी का डेथ होता है तो थोड़ा देर तो दुख होगा ही, लेकिन दुख होने के बाद में तुरंत उस पर इंटेलेक्ट उस पर काम करने लगता है, अरे चलो अब इस पर तो करना हो जाता है। तो ये हम लोग इसको इस तरह, आप अगर भावना पर जिंदगी भर रोते हैं और उस जो प्रियजन जो आपके चले गए उसके साथ में रहते हैं, आप वहां से निकल नहीं पाते हो, और निकल नहीं पाते हो तो क्या होता है, आप आगे आपके जिंदगी में ठहराव हो जाता है। तो ये इमोशंस का रोल यहाँ पर है। इसलिए कहते हैं इमोशंस को, कहते हैं इमोशन को अगर आप ब्रेकअप कीजिएगा तो इमोशन, इमोशन मतलब मतलब जैसे आजकल आप लोग के पास में पहले चिट्ठी कैसे भेजते थे, डाकिया से भेजते थे, है ना। डाकिया ले जाता था, पोस्ट बॉक्स में आपने चिट्ठी डाला। आपके जमाने में तो नहीं शायद आप लोग देखते होंगे, लेकिन मेरे जमाने में तो चिट्ठी जाती थी, चिट्ठी पहुंचती थी और उसमें समय लग जाता था, रिप्लाई आता था। जब मैं पहले क्लिनिक किया करता था तो मेरे दूर के पेशेंट हुआ करते थे तो मुझे पोस्ट कार्ड पर लिखते थे, पोस्ट कार्ड आने में 1 सप्ताह लगता था, और जब मैं पोस्ट कार्ड का जवाब देता था तो पोस्ट कार्ड उस पर भी 1 सप्ताह लगता था। यानी कि हमारे और रोगी के बीच में 15 दिन का गैप हो जाता था। रोगी आज अपने कष्ट की बात कर रहा है और उसके पास में वह मैसेज कब, उसका निदान कब हो रहा है, 1 सप्ताह के बाद, है ना। वह उस समय की गति की बात थी। लेकिन आज की गति क्या है, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, टेलीफोन उठाया नहीं, बात कर लिए, है ना। इमोशन, इमोशन और ईमेल, है ना, इसको ईमेल कहते हैं। ईमेल आपने सुना होगा, ईमेल आजकल व्हाट्सएप है, ईमेल है, ये इतने सादे कम्युनिकेशन सिस्टम बन गए कि लगता है कि दुनिया, पेशेंट आप बैठे बैठे आप क्लिनिक में देख रहे हो, है ना, वीडियो कॉल से देख रहे हो पेशेंट को, ये सारे कहते हैं एनर्जी इन मोशन। तो इमोशन से एनर्जी इन मोशन, इट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इन लाइफ। अपने जिंदगी में आप किस तरह से अपने आप को प्रदर्शित करते हो, उसकी तरीका है। आप बहुत सेंटिमेंटल व्यक्ति हो जाते हो, आप बहुत ही कठोर व्यक्ति हो जाते हो, अरे बड़ा जल्लाद आदमी है ये बड़ा दयालु है, ये बड़ा भावुक है, ये कहाँ से ये संग आपको मिलता है। पर ये सारी चीज आपके इमोशंस को इंडिकेट करता है। इफ यू डिड नॉट हैव इमोशंस, मान लो अगर आपके पास में इमोशन नहीं होता तब क्या करते, थोड़ा देर के लिए आप दिमाग में लगाइए कि इमोशंस नहीं होता तो क्या करते। आप कोई भी चीज का एक मैकेनिकल मशीन के रूप में बन जाते, और आप में मनुष्य में और मशीन में अंतर क्या है, मशीन के पास में इमोशंस नहीं होता है, और आदमी के पास में, मनुष्य के पास में, मशीन के पास में इमोशंस नहीं होता है, लेकिन मनुष्य के पास में क्या होता है, उसके पास में इमोशंस होता है। ये है कि आपका इमोशंस का जो है सो आपको बहुत ज्यादा प्रभाव आपके पास में पड़ता है। मान लो कि अगर आपके पास में इमोशंस नहीं होता
तो होगा, तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी खा लोगे, कुछ भी कर लोगे, सड़ा हुआ अंडा, दूध, उसका कोई भी आपके ऊपर में टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर देख के खाते हो, अगर माइंड खाली काम करता है तो कहोगे लेकिन माइंड को खाने से टेस्ट तो आपको पता नहीं चलेगा ना। माइंड को देख करके तो बाजार में आजकल बड़ा लुभावना चीज खा लेते हैं, लेकिन वो सड़ा है कि गला है तो हम तो देखते नहीं है, है ना। कितना मक्खी गिर गया है, कितना लोग मिस हैंडलिंग किया है, वो तो देखते नहीं है। लेकिन इमोशंस रहता है, ये बाजार का नहीं खाना चाहिए। कहाँ कर कौन कर रहा है? वो भीतर से भावना उठ रहा है कि नहीं खाना चाहिए। घर को बहुत सफाई रखना चाहिए। बहुत लोग अपने घर में अलग अलग ढंग से रहते हैं, टॉलरेट नहीं करते हैं गंदगी को। आप कुछ अरे चलो चलता है ना। तो ये सब आपके भावना का प्रभाव है। भावना आपके का दो रूप ले लेता है। एक आपको पॉजिटिव में कहते हैं, पॉजिटिव भावना होता है, नेगेटिव भावना। पॉजिटिव भावना आपके अंदर में उत्साह पैदा करता है, खुशी पैदा करता है, आपके अंदर में एक जागरूकता पैदा करता है, क्यूरियोसिटी पैदा करता है। और नेगेटिव भावना क्या होता है? ये आपके अंदर में निराशा, गुस्सा, क्रोध, ये क्या कहते हैं, भय, उदासीपन, ये को लाता है। तो दो दिशा में आपको ले जाता है। यह आपके अंतरात्मा के स्थिति पर डिपेंड करता है। इसलिए कहते हैं हमें जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, संसार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें दोनों भावना का जरूरत पड़ता है। पॉजिटिव का भी जरूरत पड़ता है और नेगेटिव का भी पड़ता है। यानी कि अगर आप डरोगे नहीं तो क्या होगा? आपका कुछ भी हो जा सकता है ना। लेकिन अगर डरोगे तो आप वहां पर अपने आप को बचा के चलोगे, है ना। तो ये आपको वहां उसका तो डर का एक भय है। गुस्सा है, अगर गुस्सा नहीं करोगे तो सामने वाला आप पर हावी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये और गुस्सा करोगे नहीं करोगे, और गुस्सा करोगे तो लोगों से झगड़ा भी हो जाएगा। तो ये दोनों है सिचुएशंस पर, और अपने आप पैदा हो जाता है। अभी कभी हम लोग कोई चीज को तुरंत आवेग में चले आते हैं, कुछ हुआ और तुरंत आवेग में चले जाते हैं, है ना। तुरंत आवेग में नहीं सोचते क्या करना है, क्या करते हैं, एब्रप्ट, है ना। रिपोर्टरी में रूब्रिक्स है, आओ न ताव देखा और लड़ पड़े, कूद पड़े लड़ाई के मैदान में। अरे अब उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ये नहीं सोचा। लेकिन जब आपके इमोशंस का जो सेकंड साथी है, जो कि आपने दोस्त बनाया नॉलेज को, इंटेलेक्ट को, तो जब वो कहता है नहीं अभी थोड़ा सा रुक जाओ, देखने दो लड़ाई क्या करना है। जब कृष्ण आपको साथ में आते हैं तो कृष्ण आपके जीवन में ये सब निर्देश देते हैं कि कब करो, नीति का ज्ञान देते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे लड़ाई करना चाहिए, जिंदगी का युद्ध कैसे लेना चाहिए। कहते हैं कि गीता क्या है? गीता हमारे माइंड को, हमारे जीवन को गाइड करने के लिए, हमारे इमोशंस के भावनाओं को गाइड करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कृष्ण वाच, कृष्ण का जो संदेश है वह आपको इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ही बना हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ में शेयर करना। इमोशंस जो है तो आपको बॉडी को एक्शन में, आपको काम करने के लिए, आपको काम नहीं करने के लिए, किसी भी चीज के लिए इमोशंस आपको सहायता करता है, मदद करता है ना। कई एक सिस्टम के साथ में कब लें नहीं लें, ये सारे निर्णय करने के लिए ये होता है। मान लीजिए कि आप डर जाते हो, आप डर जाते हो तो कुछ समय में आप देखते हो डरने के बाद में क्या होता है, भूख का है, मुंह सूखने लगा, डर के मारे शरीर कांपने लगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये इमोशंस का खेल हो रहा है। आपके भावना जो है सो आपके ऊपर में भावना जो है तो आप भीतर ही भीतर आप डर के मारे, तो इमोशंस का एक्शन कहाँ देख रहे हो? गुस्सा से हम शरीर कांपता है सर, क्या हुआ? इमोशन से शरीर कांपता है। ये इमोशंस का प्रतिबिंब कहाँ पर है? हमारे फिजिकल बॉडी पर है। इमोशन से डर के मारे पसीना आने लगा, ये क्या हुआ? हमारे शरीर पर हुआ। तो इमोशंस अक्सर हमारे, और खास करके मैं कहता हूं
कि इमोशंस जो है बहुत बड़ा हमारे शरीर को प्रभावित करने वाला भाग है मन का, जो कि हमारे शरीर को या तो प्रिपेयर करने के लिए, या अपने आप को बचाए रखने के लिए, या किसी से लड़ने के लिए। जब हम सजीव होते हैं ना, तो 3 तरह से हमें समाज में जीने के लिए, एक तो लड़ो, है ना, एक तो लड़ो, एक है कि समझौता करो, और दूसरा है क्या, भाग जाओ, है ना, भाग जाओ, फाइट एंड फ्ली, लड़ना या भागना या समझौता, 3 ही बात ना कर सकते हैं। किसी के साथ में समझौता झगड़ा होता है, चलो लड़ते ही हैं, है ना, लड़ते ही हैं। यहाँ पर तो बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि लड़ने का क्या परिणाम होगा, लेकिन अगर लड़ते ही है, बुद्धि काम नहीं कर रहा, लेकिन जब आपके बुद्धि काम करने लगता है, अरे नहीं लड़ना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, तो समझौता आप करते हो। तो देखिए कि बहुत सारे पेशेंट कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, बहुत सारे पेशेंट डरपोक होते हैं, भागते हैं, वो कोई साहस नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे पेशेंट इतने साहसी होते हैं कि तुरंत लड़ाई के मैदान में कूद पड़ते हैं, है ना। हम लोग कहते हैं कि ये जो है सो हम लोग का साथ साथ में चलता रहता है। इसलिए कहते हैं इमोशंस आपके शरीर को वह तैयार करता है कि आपका, जैसे होता है ना कि कमांडर इन चीफ ऑर्डर दिया लड़ाई के मैदान में कूद पड़ो, सारे कूद पड़ते हैं। उसी तरह से माइंड आपका इमोशंस ऑर्डर देता है कि चलो लड़ाई के मैदान में कूद जाओ आपके शरीर को, और शरीर उसी हिसाब से अस्त्र शस्त्र लेकर के कूद पड़ता है। यही एक रिलेशन है हमारे माइंड एंड बॉडी का। बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ इमोशंस, इमोशंस का हमारे बिहेवियर पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारा जो बिहेवियर होता है, हाव भाव होता है, हम लोग इमोशंस जो है हमारे बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को हम कैसे रखते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठे, ये आपका इसमें आता है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस जो होते हैं, आपको संतोष, आपका खुशी, आपका घमंड, आपके अंदर में उत्साह, ये सारे चीज जो है तो आपको प्रभावित होते हैं आपके इमोशंस के कारण। और इसीलिए कभी कभी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग होते हैं, कभी कभी हम लोग वीक हार्ड वर्किंग होते हैं, और इमीडिएट एक्शंस लेने के लिए, फ्यूचर बिहेवियर के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा है इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली। इमोशंस को कोई जरूरी नहीं है कि मुंह से ही बोलेगा कि हमको डर लग रहा है। दूसरा इमोशंस को आपको बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी देख सकते हो, या उसके बोलने से भी देख सकते हो। कोई पेशेंट आपके सामने में दर्द से कराह रहा है, तो वो आप कहोगे कि दर्द हो रहा है, लेकिन कोई आदमी के पास में सर में दर्द है और कुछ नहीं बोल रहा है, तो भी आप देख सकते हो कि इसके सर में दर्द है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी उसी दर्द के अनुकूल रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये चीज जो है बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है कि आपके बॉडी जो है सो दर्द आप वर्बली बोल करके या नॉन वर्बली बिना बोले आपके अंदर में होता है। और रिसर्च में बताया गया है कि इमोशनल इंफॉर्मेशन जो होता है, तो ये आपको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ज्यादा होता है ना, कॉन्शियसली होता है। बिना आपको बोलने पर तो आप सोचोगे कि बोले कि ना बोले, लेकिन बिना बोले हुए आपके शरीर, जब रोगी से आप पूछते हो तो उसका वो दिमाग कहता है ऐसे बात मत बताओ, लोग क्या बुरा मान जाएंगे, लेकिन शरीर जो है तो तुरंत, बॉडी जो है तो तुरंत उसके अनुकूल हो जाता है, उसके बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि ऐसा है। तो ऐसा हम लोगों को पेशेंट के साथ में, किसी के साथ में, कोई आदमी आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, आप जबरदस्ती बात किए जा रहे हैं, अब वो आपके साथ सामने में आप एक क्या कहते हैं, एक आपका आदर करता है, आपका आपके प्रति उसके अंदर में बहुत बड़ा भावना है। अब वहां पर विरोध भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो सुनना भी नहीं चाहता है। जब सुनना नहीं चाहता है, क्लासरूम में हमारे बच्चे बैठे रहते हैं, वो पढ़ाते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे को अपना काम होता है, वो जाना ये भी नहीं कर सकते हैं कि मैं क्लासरूम से चला जाऊंगा, है ना, और बैठे रहूंगा। तो जबरदस्त आप देखिएगा वैसे बच्चे क्लासरूम में कैसे बैठे होते हैं, शरीर में कभी कभी ऐसे होगा, हाथ हिलता रहेगा, बॉडी मूवमेंट उसके अंदर में काफी होता रहता है, ठीक है ना। ये एक इमोशनल, तो कहते हैं कि एक इमोशनल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड
कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के ज्यादा बॉडी के रिस्पॉन्स के रूप में ज्यादा दिखलाई पड़ता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट, एक बिहेवियर का कंपोनेंट हुआ, दूसरा होता है कॉग्निटिव, यानी कि आपका एक दूसरे के साथ में मिलने की बात करने की बात। इमोशंस आर कनेक्टेड टू द थॉट्स एंड मेमोरी। आपका इमोशंस जो होता है सो आपके विचार, आपके मन में जो चल रहे हैं विचार और आपकी यादें उससे जुड़े हुए होते हैं, जुड़ करके आता है। यानी कि आप अगर किसी भावना को प्रदर्शित करते हैं, पूर्व की भावना अगर के मन में अगर हावी है, पूर्व का मेमोरी, पुराना इतिहास, पुराना याद आपके मन में हावी है, तो वह आपके इमोशंस को उसी ढंग से बताएगा। डॉक्टर साहब बहुत ही निराश हूँ, जिंदगी से निराश हूँ, जिंदगी मेरा साथ नहीं दे रहा है, लगता है कि कब ये जिंदगी को मैं खो रहा हूँ। क्या है ये? इमोशंस है। इमोशंस में वो कह रहा है कि साथ नहीं दे रहा है क्योंकि पूर्व का मेमोरी, पुरानी यादें उसके ऊपर में हावी है, इसलिए कनेक्टेड कहते हैं कि थॉट्स और कनेक्ट इससे होता है। कॉग्निटिव प्रोसेस ये आपका डायरेक्टली लिंक होता है आपके थिंकिंग प्रोसेस से, और थिंकिंग प्रोसेस डायरेक्टली लिंक हो जाता है इमोशन से। ठीक है ना? आपको कभी कभी आप चलते हो, चलते समय में कोई रास्ते में सामने में सांप, रस्सी पड़ा हुआ होता है, आप लगता है वहां पर सांप है ना? ये क्या हुआ? आपका डेल्यूजनल इमोशंस हो रहा है, आपका भ्रम हो रहा है, एक चांस है, पहले से आपके मन में पहले से वो सांप के प्रति भाव बैठा हुआ है, वो वहां पर किसी भी सांप के जैसे दिखने वाले कोई भी चीज को आप देखने आप उसको सांप समझ बैठते हो। तो ये आपका कहते हैं कि एक अपने यादों की गलियारियों के साथ में जुड़ करके, यादों की गलियारों के साथ में जुड़ करके जो भावना प्रकट होता है, आप रस्सी को देख करके डर रहे हो, क्या हुआ? आपके मेमोरी से रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड। इसलिए आप जब रिपोर्टरी में जाएंगे तो डेल्यूजन चैप्टर में आप देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी इस तरह की रूब्रिक्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब मेरा शरीर तो बड़ा दुबला है, डॉक्टर साहब हम बहुत मोटे होते चले जा रहे हैं, डॉक्टर साहब हमको तो खाना खाने का मन नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि उसकी यादें जुड़ी हुई हैं उसके साथ में, वह ऐसा है सामने में देख करके उसका ये कंपैरेटिव स्टडी होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बैकग्राउंड उनको याद। एक चीज और होता है, एक चीज और होता है, हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है, हमारा जो संस्कार होता है, हमारे जो जिंदगी का बैकग्राउंड होता है, उसका प्रभाव भी इमोशंस पर पड़ता है। आपका जन्म किसी एक खास कास्ट में हुआ, एक खास प्रकार के परिवार में हुआ, उस परिवार का प्रभाव आपके इमोशंस पर पड़ता है। आपको भगवान के प्रति आस्था या आप किसी चीज के प्रति आपका नफरत, ये उसके ऊपर में भी प्रभाव पड़ता है, वह आपके इमोशंस को हावी होता है। नेक्स्ट आता है इमोशंस का जो है सो प्रोसेस 3 पार्ट में होता है। एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब होता है इमोशंस कैसे काम करता है, मैं अब उसके फिजियोलॉजी पर मैं चल रहा हूँ। 3 पार्ट में होता है। एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यानी कि आपका किसी के साथ में एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, शरीर के माध्यम से, है ना, शरीर के गति के कारण। आपको दूध से एलर्जी है ना, दूध से एलर्जी है तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? दूध अच्छा नहीं लग रहा है ना, दूध अच्छा नहीं लग रहा है। बिहेवियरल रिस्पॉन्स, आपको आप डॉक्टर हो गए तो आपका रिस्पॉन्स जो है सो इमोशनल रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस है आपका 3 पार्ट में लेता है, सब्जेक्टिव, दूसरा है फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स। ओके, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स क्या होता है? इसको कहते हैं स्टिमुलस, है ना। कोई भी चीज को आपको कोई एक ट्रिगर करता है और उससे क्या होता है कि आपके अंदर में एक रिएक्शन क्रिएट होता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करें। तो यह यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव रिस्पॉन्ड होता है। जैसे मान लो
कि आप किसी चीज को देख करके आपको अच्छा नहीं लगा तो तुरंत आपके अंदर में क्रोध पैदा हो रहा है ना, या किसी का मृत्यु हो गया तो तुरंत आपके अंदर में आपको लेकर के, यानी कि आप रोने लगे, आप गुस्से की आपके अंदर में एक बहुत बड़ा सदमा समा गया। तो ये सारी चीज जो है तो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स के माध्यम से होता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, आपके नर्वस सिस्टम जो है तो उसी हिसाब से काम घूमने लगते हैं। डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और उसके आपके शरीर में हलचल दिखलाई पड़ता है, और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी को ऑटोमेटिकली रेगुलेट करने लगता है। आप शरीर कांपने लगता है, आप चाहते नहीं हो कि कांपे लेकिन कांपने लगता है, आपके पसीना छूटने लगते हैं, चाहते नहीं हो, और आप भागने का या लड़ने का प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत करता है। फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मनुष्य को जीने के लिए, और पूरे सभ्यता में भी देखा गया है कि मनुष्य को जीने के लिए मनुष्य ने तीन तरह से अपने जीवन को बिताया है। एक है लड़ करके, दूसरा भाग करके, और तीसरा समझौता करके। मैं पहले कहा था लड़ करके, लड़ाई करके, इसलिए फाइट फ्लाइट, लड़ना, फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब भागना, और उस बीच में होता है समझौता। तो पूरी ये सभ्यता और आपका इतिहास बताता है कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है तो आपको ऑफ द इमोशंस जो है तो तीन तरह से होता है। कहते हैं आपका फेशियल रिस्पॉन्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये आपका तो अगर अभी कुछ 2 दिन पहले डॉक्टर वैदेही गुप्ता एक लेक्चर दे रही थी, फेशियल रीडिंग आपके बॉडी, ये क्या है? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द इमोशंस, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द इमोशन। तो चेहरा कहते हैं, चेहरा आपके जीवन का आईना होता है। चेहरा, अगर चेहरा पढ़ना सीख जाए तो रोगी को देखना समझ जाए, और लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप कहिए कि सर कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए कि हो जाए, तो इसमें कोई मंत्र नहीं होता है। एक ही मंत्र है, प्रयास, एक्सपीरियंस, अनुभव, यही मंत्र होता है, सबसे बड़ा मंत्र। कभी भी ये मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपको एक ऐसा घोटने करके काढ़ा बना करके दे दूं और आप पी लीजिए और आपके अंदर में इसको बात को समझ जाइए। नहीं, लर्निंग इज ऑलवेज ए प्रोसेस विच इज एसोसिएटेड विथ आपका प्रयास, आपका अटेम्प्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल रिस्पॉन्स। आप बिहेवियर आपका होता है, किसी चीज को देख करके आप स्माइल करते हो, है ना। रास्ता में चलते हैं, कुछ लोगों को देखिएगा, आपको देखा तो मुस्कुरा दिया, किसी को भी देखता, बच्चा बूढ़ा जवान, एक रिस्पॉन्स तो ये हुआ, बने उसका बड़ा इनोसेंट बिहेवियर है। एक है कि लड़की को देखा तो मुस्कुरा दिया, लेकिन एक बूढ़े आदमी को देखा तो चेहरा जो है तो अलग बना दिया। ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, मन में जो भावना है उसका प्रतिबिंब होता है कि वह, उसका आकर्षण कहाँ है, उस लड़की के प्रति है। उसका आकर्षण बूढ़े लोग पर नहीं है, उसका आकर्षण यहाँ है, वहां है। अगर सामने में मिठाई पड़ा हुआ है तो उसके भावना कहता है वाह, और उसके चेहरे के मुस्कान को देखिए, उस समय जीभ से पानी भी आने लगता है, जीभ से पानी भी आने लगता है। लेकिन अगर सामने में करेला का सब्जी पड़ा रहा, वो बनाने लगे, है ना। तो ये एक जो है बिहेवियरल रिस्पॉन्स के रूप में दिखाता है। इसलिए कहते हैं, ये बहुत सारे रिसर्च बताता है कि बहुत सारे जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स होते हैं हम लोग कई एक तरीके से होता है। एक तो हम लोग कल्चरल मैंने अपनी संस्कृति और सामाजिक संस्कार के रूप में देखते हैं, है ना। हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोगों को ऐसे काम करना है। कहाँ से सीखे? परिवार ने सिखाया, फैमिली ने सिखाया, समाज ने सिखाया कि नहीं, शादी करना है तो अरेंज मैरिज करना है। अब ये कौन वो चाहता नहीं है कि मैं बिना अपने पसंद की लड़की देखे, नहीं नहीं, माता पिता जी जो लड़का खोज देंगे तुमको उसी से शादी करना है। अब वहां पर कैसा होगा? तो ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स के रूप में दिखलाई पड़ता है। फिर फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो है तो आपको बहुत सारे मेंटल स्टेट पर भी डिपेंड करता है, इंटेलेक्ट पर भी डिपेंड करता है।
कभी कभी आप समाज के विरुद्ध अपना निर्णय ले लेते हो, नहीं भाग करके लड़की से शादी कर लेंगे, भाग करके कर लेंगे। ये क्या हुआ? बिहेवियरल रिस्पॉन्स हुआ, जहाँ की माइंड जो है, इमोशंस जो है सो आपका ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। ठीक है ना? अब आइए, इमोशंस जो होते हैं सो को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक बेसिक होता है, प्राइमरी होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स, और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इमोशंस जो होते हैं तो आपको बेसिक होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। आइए हम लोग एक इसको देखते हैं। बेसिक इमोशंस आर एसोसिएटेड विद रिकॉग्नाइजेबल फेशियल एक्सप्रेशंस एंड टेंड टू हैपन ऑटोमेटिकली। बेसिक रिस्पांस जो है तो ऑटोमेटिक होगा, उसमें किसी चीज को सोचने की जरूरत नहीं होगी, है ना? कहते हैं कि इमोशन इंड्यूस्ड थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशंस आर यूनिवर्सल। डार्विन ने कहा कि इमोशंस जो है जो फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से हुआ, वह पूरे सभी लोगों में होता है। सभी, मैंने ऐसा नहीं है कि एक समाज में होता है दूसरे समाज में नहीं होता, सभी व्यक्ति में होता है। और इससे क्या होता है? इवोल्यूशन। इससे क्या होता है कि हम अपने आप को बायोलॉजिकल एडेप्टेशन करते हैं, और बहुत सारे रिसर्च में इसको देखे पाए गए हैं। तो बेसिक इमोशंस वैसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। और इसमें कौन सा है? बेसिक इमोशंस में कौन कौन आते हैं? खुशी, है ना, उदासीपन, भय, क्रोध, आश्चर्य, डिस्गस्ट, ये सारे चीज जो है, ये पॉल एकमैन का आइडेंटिटी 6 बेसिक इमोशंस को टाइटल किया है। क्या गया? ये रिकॉग्नाइज्ड फेशियल एक्सप्रेशंस है, या आपकी खुशी, आपका सैडनेस, आपका भय, आपका गुस्सा, आपका सरप्राइज और आपका डिस्गस्ट। और फिर 1999 में कुछ और भी जोड़े गए इस बेसिक में। एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट समझ रहे हैं आप? अपने आप को एक हतप्रभ स्थिति महसूस करना, एक्साइटमेंट, कंटेम्प्ट, शेम, प्राइड, आपका घमंड, सेटिस्फैक्शन, संतोष, और आप में अंदर में अम्यूजमेंट, है ना, एक खुशी, गुदगुदी पैदा होता है, वो इसमें है। तो ये और सब इमोशंस माने बेसिक इमोशंस में जोड़े गए। फिर और लोगों ने, फिर देखिए इसमें कहिए धीरे धीरे रिसर्च के माध्यम से मैं 3 ग्रुप में, पहला बेसिक दिखलाया, उसमें क्या एडिशन हुआ, फिर हुआ ये कॉम्प्लेक्स इमोशन, सैडनेस एंड जॉय, एंगर एंड फियर, ट्रस्ट एंड डिसगस्ट। अब एक साथ में है, एक व्यक्ति में है, तो ये ट्रस्ट एंड और सरप्राइज एंड एंटीसिपेशन। ये क्या हुआ? व्हील ऑफ द इमोशंस के माध्यम से देखिए, ये देखिए आपका टिप्पणी का व्हील ऑफ इमोशंस है। एक ऐसी जॉय एंड सेरेनिटी, लव, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट एंड ये एडमायरेशन, ये कई कॉम्बिनेशंस में आ रहा है, और आपको इस तरह से साथ साथ दिखलाई पड़ रहा है। बहुत सारे रिसर्च होते रहे हैं, मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग एज ए होम्योपैथिकली बेसिकली हम लोग इस पर तैयारी करना है। अब आता है कि रिकॉग्नाइजेबल इमोशंस, क्योंकि सभी इमोशंस को आप शायद मैं भी नहीं ले पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि दिल की बात दिल में रहती है, और हम लोग प्रयास करते हैं तभी कुछ जानते हैं, और कभी कभी दिल की बात नहीं भी जानते हैं। लेकिन जो बहुत महत्व जो बातें दिल से खुद ब खुद निकल करके आता है, उसको कहते हैं रिकॉग्नाइजेबल इमोशंस, इजिली रिकॉग्नाइजेबल इमोशंस। उसमें है आपका सदमा, आपका जेलेसी, और आपका रिग्रेट, पछतावा, है ना, इसको कहते हैं आपका कॉम्प्लेक्स इमोशंस के रूप में बन करके आता है। अब देखिए इमोशंस के दौरान आपका फेशियल एक्सप्रेशन, वैद्य जी ने आपको बहुत कुछ दिखलाया था, और यहाँ पर आप देखिए एक ही व्यक्ति हैं, है ना, आपके पूर्व प्रधानमंत्री जी के चेहरे देखिए, है ना, और चेहरे देखिए, ये थके हुए हैं, ये नॉर्मल है, ये डिसअपॉइंटेड है, ये खुश है, ये थिंकिंग है, ये एंग्री है, ये सैड है। अब देखिए इधर इसमें टायर्ड, ये आपको देखिए, ये इस पिक्चर को भी आप पहचान रहे होंगे, नीचे वाले पिक्चर को भी पहचान रहे होंगे। तो दोनों का जो है सो एक आदमी के अंदर में अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से आप अलग अलग आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बन रहे हैं। ये देखिए
एक ही बच्चा है और आपके अंदर में कितने सारे हैं। सो इट इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो कुछ थ्योरीज है, मैं इस पर थ्योरीज पर आपको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि थ्योरीज बहुत से सारे हो जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको इस पर है। इमोशंस का बेनिफिट क्या है ना, बेनिफिट क्या है कि लाभ क्या है। इमोशंस हैव हेल्प्ड ह्यूमन इवॉल्व एंड सरप्राइज, सरवाइव करने के लिए इमोशंस ने आपको मदद किया है, आपको विकास करने के लिए आपको मदद किया है। आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, जीवन में कैसे आप बने, आप सरवाइव होते रहेंगे, यह इमोशंस का एक आपको हम लोगों को मदद किया है। इसका इमोशंस को आप समझ जाते हो तो आपका इस तरह से होता है। हाँ, और इमोशंस के नुकसान क्या है, मैंने बेनिफिट की बात की, इमोशंस के नुकसान भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशंस हमेशा आपको, बहुत सारे हम लोग भावना में बह करके हम लोग के आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं, है ना, आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे भावना में बह करके हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और झगड़ने लगते हैं, ये नुकसान भी है, ठीक है ना। अब आता है एक नया शब्द आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि इमोशंस जब बुद्धि हो जाता है, यानी कि इमोशंस को जब दिमाग मिल जाता है। कहते हैं कि आज के जीवन के जीने के लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। आज हमें जीने के लिए क्या क्या जरूरत है, इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, और इस टर्म को बहुत महत्वपूर्ण है। और इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट क्या क्या है, एक है एक्सप्रेसिंग इमोशंस इन द सेल्फ एंड अदर, अपने आप को एक्सप्रेस करना या दूसरे के सामने में एक्सप्रेस करना, और इमोशंस को एडेप्टिव रूप में यूज करना, उसमें आप कैसे आप संयोजित हो पाएंगे किसी के साथ में मिल करके रेगुलेट करने के लिए, है ना। तो ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात मैं कर चुका हूं, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा अभी, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव इस पर कुछ पॉजिटिव इमोशंस को हम लोग मैंने आपको अभी बताया था, लव, जॉय, सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट, इंटरेस्ट, अम्यूजमेंट, हैप्पीनेस, सेरेनिटी एंड ऑ। नेक्स्ट है नेगेटिव इमोशंस है भय, गुस्सा, एंग्विश, डिसगस्ट, सैडनेस, रेज, क्रोध। क्रोध का तीन भाव रहता है, गुस्सा, क्रोध, रेज, मैनियकल रेज, और फरी, फरी भी एक आता है। तो रेज, लॉलीनेस, मेलंकली, एनोयंस। तो वी नीड बोथ, मैंने कहा था पहले भी, हमें दोनों की आवश्यकता है, एक से काम नहीं चलता है। जीने के लिए हमारे अंदर में पॉजिटिव इमोशंस भी होने चाहिए और नेगेटिव इमोशंस भी होने चाहिए, दोनों के हैं। एंगर टू फाइट अगेंस्ट द प्रॉब्लम, है ना। एंगर का लाभ क्या हो रहा है, एंगर से समस्या का आप लड़ रहे हो, भय से अपनी जिंदगी को बचा रहे हो, प्रत्याशा में आप आगे के लिए प्लान को देख रहे हो। ये सब नेगेटिव इमोशंस के भी फायदे हैं और पॉजिटिव इमोशंस के भी नुकसान है। ये चीज को, इसके लिए मैंने इसको डिस्कस किया। और एक आता है न्यूट्रल इमोशंस, उदासीन, है ना। उदासीन इमोशन मतलब न खुशी न गम, है ना, खुशी न गम, दोनों का एक जगह पर है। और इसके अंदर में रिपोर्टरी में आपको एक रिपोर्टरी रूब्रिक्स मिलेगा, उसको कहते हैं इंडिफरेंसेस। बच्चा है, बच्चा के प्रति ना खुशी है ना गम है, बच्चा है या ना है उसे कोई मतलब नहीं है। तो सामने में खाना खाना है, टेस्ट है या ना है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो इंडिफरेंसेस को कहते हैं हम लोग नेगेटिव, न्यूट्रल इमोशन। और इमोशंस के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, वेलबींग पर, आपका फॉर्चून्स पर, आपके प्रोस्पेक्ट पर, आपका कॉन्फर्मेशन पर, ये सारी बातों को मैं नहीं कहूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी बात क्या है, इमोशंस कैन दैट कैन ब्रेक योर हार्ट इन समटाइम is sometimes very much the very one that kills you. इमोशंस ही है जो आपके हृदय को तोड़ देता है, और इमोशंस ही है जो आपके हृदय को जोड़ देता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जीवन का, इसे हम लोग लेंगे
इसके साथ में मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। मेरा समय भी पूरा हो रहा है, इसलिए मैंने कुछ डिटेल्स में जाने से मैंने अपने आप को बचाया है, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर के माध्यम से मैं कुछ आपके सामने में अपनी बात को रख पाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही खूबसूरती से इमोशंस को डिस्क्राइब किया है सर। अभी आप मैं पूछूं या किन्हीं और का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप हैंड रेज कर सकते हैं या डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, जब तक मैं सर से पूछती हूँ। सर आपने न्यूट्रल इमोशंस के बारे में अभी जो बताया कि बच्चों में, क्या ये न्यूट्रल इमोशंस बड़ों में नहीं हो सकता है? ये मैं उम्र की बात नहीं करी, कोई भी इमोशंस उम्र से नहीं जुड़ा हुआ होता है। हाँ, उम्र के साथ में अगर बुद्धि जो है तो बहुत, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया दीपमाला जी। बच्चों में जो न्यूट्रल इमोशंस आप अगर देखते हो, उदासीन है, बच्चे में क्या होना चाहिए? बच्चा किसको कहते हैं? बच्चा आपके हो सकते हैं, है ना? आपका बचपना अभी आप में है, अभी नहीं है। क्यों? आपके अंदर में बचपना खत्म होने का मतलब आपके अंदर में बुद्धि बढ़ गया। बचपना खत्म होने का मतलब क्या हुआ? आपके अंदर में ज्ञान का जगह ले लिया, बचपना को हटा दिया और ज्ञान ले लिया। आप बचपना हरकत नहीं करते हो, है ना? आप समाज को देख करके आप अपना दिमाग का यूज करते हो। तो बच्चों में अगर ये आपको ये बूढ़ेपन का बोध हो, ये बच्चा बड़ा बुद्धिमान है, बच्चा जो है तो बड़ा माने झगड़ा नहीं करता है, बड़ा चुपचाप रहता है। क्या है उसके अंदर में? न्यूट्रल इमोशंस है। वो बच्चा नहीं है, पहले से बुद्धि उसके अंदर में बुद्धि घुस गया है। एक चाय के दुकान पर कभी गए हैं? चाय के दुकान पर उस चाय वाला लोग तो है तो एक छोटे छोटे बच्चे को एम्प्लॉय करते हैं, कप प्लेट उठाओ, लाओ, ले जाओ। वह बच्चा का इमोशन और एक आपके बच्चे का इमोशन, दोनों में अंतर। उस बच्चे के अंदर में एक भावना है कि पैसे का मूल्य होता है, उस पैसा कमाने के लिए अपनी भावना को कंट्रोल में हो जाता है, कंट्रोल करना सीख जाता है, वो न्यूट्रल इमोशंस में चलता है। लेकिन आज का बच्चा जो घर में रहता है, जो चाहे मिल जाए, और नखरा भी करता है, आपसे लड़ता भी है, झगड़ता है, वो इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव का रूप ले लेता रहता है। लेकिन जब आपका बच्चा आपके माने कंट्रोल, उसको कहते हैं प्रिकॉसिटी ऑफ माइंड, रूब्रिक से आपका प्रिकॉसिटी ऑफ माइंड और एक चाइल्डिश बिहेवियर। अब आप बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चे के जैसा व्यवहार कर रहे हो, है ना? आप डॉक्टर हो और डॉक्टर हो करके भी बच्चे के जैसा बचकाना सवाल कर रहे हो। आप पास कर गए और पार्ट 1 फर्स्ट बीएचएमएस का सवाल कर रहे हो। क्या है? आपका चाइल्डिश बिहेवियर है। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं क्योंकि ध्यान नहीं है। बच्चे लोग के पास में ध्यान का कमी होता है, चंचल होता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। सो मेनी प्रॉब्लम्स आ गए। अच्छा सर, ये इमोशंस का मियाज से भी कोई रिलेशन? बिल्कुल, माइंड से रिलेशन, माइंड को से रिलेशन तो हमारा जीवन का है। माइंड का रिलेशन हमारे जीवन का है। माइंड का आपको इस रूप में देखिए, आपका और माइंड का तो बेसिक रिलेशन आपका माइंड इमोशंस के साथ में हो जाता है कि माइंड भी इमोशंस ही है जो कि सबसे ज्यादा परिवर्तनशील होता है। और माइंड जो है तो सबसे बड़ा अटैक होता है आपके सबसे, जो शरीर में सबसे ज्यादा परिवर्तन चीज होता है, चीज होता है, और इमोशंस। इसलिए माइंड जो है तो हमेशा बेसिकली आपको अटैक करता है, आपको इमोशंस को। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने से थोड़ा सा बात, जब आप छोटे थे, बच्चे थे, उस समय में आपको बाजार लेकर के आपके पापा जी गए होंगे। रास्ते में आपको बड़ा अच्छा कोई खिलौना दिखलाई पड़ा होगा, तो आप मचल गए होंगे कि मुझे ये खिलौना खरीद दो। ठीक है, याद नहीं आ रहा दीपमाला जी? तो मचल गए होंगे। पिताजी ने कहा कि अरे अभी मत कर दो ना, अभी पैसे नहीं है, बाद में हम लोग खरीदते। बच्चा मान गया, समझदार था, मान गए। उस समय आप घर चले आए। दूसरे दिन फिर आप गए तो पापा आज फिर टाल देते हैं। नहीं, पापा कैसा है, पापा कैसा है? ये पापा हमको बार बार टाल दे रहा है, बार बार हमको मना कर दे रहा है। अब उसके अंदर में भावना क्या हो रहा है? उसके भावना के अंदर में दब रहे हैं या उसको प्रतिरोध के रूप में बदल रहा है?
आपके अंदर में माजमा घुस रहा है। जब आप चिंतन करना शुरू कर देते हो, बच्चा जब सोचना शुरू करता है ये मेरे पिताजी मुझको ठग रहे हैं या फुसला रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या, जब आपके अंदर में दिमाग में चिंता घुसने लगता है, चिंतन घुसने लगता है, तो आप वहां पर सोरा घुस जाता है, सोरा घुस जाता है। और सोरा को का जो प्रतिबिंब है आगे चल करके, अरे ये पापा को ऐसे समझाना नहीं होगा, चलो हम लोग चोरी करके इनके पॉकेट से पैसा निकाल लेते हैं। आप साइकोटिक स्टेज में चले आए, है ना, साइकोटिक स्टेज में चले आए और आप चोराने की बात सोचने लगते हो, आप मेहनत करने की बात सोचने लगते हो, तो प्रतिक्रिया के रूप में आप साइकोटिक हो जाते हो। और जब उसको एक्शन में कन्वर्ट, एक्चुअली में चोरी कर लेते हो, एक्चुअली में चोरी कर लेते हो, तो आप सिफिलिटिक हो जाते हो, है ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं आपके रूब्रिक्स जो है, इमोशनल रूब्रिक्स हमेशा सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। दीपमाला जी, हम लोग का, मैं घड़ी भी देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे पास ऐसे 2 मिनट टाइम बचे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरती से आपने एग्जांपल देकर समझाया है, लेकिन सर इसमें मैं थोड़ा सा ये भी बोला, ठीक है आपने अभी इमोशंस को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया, तो इसमें फिर एक्टिव और लैटेंट, जो कि आपने से पहले भी बताया हुआ था, एक्टिव, लैटेंट और डोरमेंट का मार्जिन का बताया था, तो इस इमोशंस में उसको कैसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, डोरमेंट माइग्मा और एक्टिव माइग्मा, डोरमेंट माइग्मा तो सभी में होता है। हर एक व्यक्ति जो जन्म लेते हैं, अगर वह जेनेटिकली आता है तो उसके साथ में डोरमेंट माइग्मा लेकर के आता है। और कुछ डोरमेंट माइग्मा आपको चाइल्डहुड में ही एक्टिव हो जाता है। तो आपको कोई बच्चे, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बच्चा जो है, तो 5 साल का बच्चा हुआ डायबिटीज हो गया, ठीक है, तो ये 5 साल का बच्चा जो डायबिटीज हो गया, ये क्या हुआ, आपको कुछ तो सोरिक माइग्मा के साथ में नहीं आ रहा है। यहाँ इसके जो डोरमेंट माइग्मा था, जो कि 40 साल 50 साल के बाद में आपको डायबिटीज होना चाहिए था, अभी ही एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना, अभी एक्टिवेट हो गया। ये इसको ऐसे हम लोग आकलन कर सकते हैं। जो चीज जिस उम्र में होनी चाहिए उस उम्र में नहीं होकर के उसके दूसरे रूप उम्र में हो रहा है। एक बूढ़े आदमी को कैंसर हो जाना बहुत ही नॉर्मल आजकल माना जाता है कि तो नहीं? यहाँ क्वेश्चन इसमें जो आपने इमोशंस की जो बात की है, तो इसमें निगेटिव इमोशंस का रोल हो गया ना? देखिए, बिना इमोशंस के तो आपके ऊपर में प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो घी में आग में घी डालना होगा तब ना प्रज्वलित होगा, बिना इसके तो होगा ही नहीं। चलिए, आपका हमारा टाइम हो गया, ऊपर साहब इंतजार कर रहे हैं, मैं ऊपर साहब को ये आपके सेशन से तो हमें समझ में आया कि हमारा इमोशंस का चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमारे बिहेवियर पे उसका इफेक्ट पड़ता ही है। तो थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अब यह मंच में डॉक्टर होवर्ट सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Dibala and Dr. Sainisa. Very happy to hear, but we cannot understand the Hindi you are using. So a small fraction of it we could understand. Thank you, That's sir. why I tell you, sir, always I request you to learn Hindi. Yeah, If you want it is to very become much a needed. Indian, then you have to learn Hindi. Because in Hindi, when you learn Hindi, you will become the Indian. Yeah. Otherwise, we will be South Indian, isn't it? Yeah. Thank you, sir. Now, this is our 1293rd day of IFPH meeting, a continuous webinar for last 1293rd day of our session. Now, I welcome all of you from different parts of the world. Today, our guest is Professor Dr. Ramaphai Ambaran Patel, R.P. Patel, R.A. Patel, MD, Homeopathy, GCEH, AVB, AR, Director and former Principal and Hospital Superintendent. Before starting our class, let us have